हाय लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द 11th लेक्चर इन उद्गम सीरीज, जहां पे आज हम करने वाले हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। बच्चों, इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को हमने क्या देख रखा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के पीवाईक्यूज कि सीएसआईआर में आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रल इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो आज इस पे हम काम करने वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीओवी यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो कि हमने कर रखा है, वहां पे हम एक टर्म यूज करते थे फंक्शनल। वहां पे हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करते थे बच्चों, वहां पे एक इंटीग्रल साइन के अंदर होता था। ठीक है, तो अंडर अ इंटीग्रल साइन वो इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। जो भी क्वांटिटी मिलती थी उसे हम फंक्शनल कहते थे। ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली देख रखा है। आज की क्लास में इन्हीं दोनों चीज का यूज है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसा कि नाम से आपको पता होगा, इंटीग्रल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन जो इंटीग्रल फॉर्म में हो, यानी कि एन इक्वेशन विच अपीयर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि आई ई। तो क्या कह सकते हैं कि एन इक्वेशन विच अपीयर्स an equation which appears under one or more integral sign। ऐसे इक्वेशन को बच्चों हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, मैम आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे वन या वन से ज्यादा इंटीग्रल साइन होगा? तो ये तो हम मान सकते हैं ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वेशन हमेशा एक ही इंटीग्रल साइन हो। आप सभी ने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा होगा, वहां पे हमने देखा होगा सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है, वहां पे सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। हमने अभी तक 3 पे काम कर रखा है, मोर देन 3 भी हो सकता है। तो वहां से अगर हम जजमेंट दें तो क्या कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन कंटेन करती हो। क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। जैसा कि हम मैथ्स वाले हैं तो बिना एग्जांपल के तो हमारी चीजें वैसे भी नहीं ठीक लगती है ना। तो चलिए भाई, अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए अगर हम पहले एग्जाम्पल का डिस्कस करें तो क्या कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, चलो x लिख लो, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसा होता है? शर्त इसकी ये है, जो इंटीग्रेशन होता है वो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यानी कि मान लो a टू b है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन। इक्वेशन है यानी कि यहाँ पे इक्वल साइन होगा, और इक्वेशन है तो LHS और RHS कुछ होगा, और इंटीग्रल है यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक साइन होगा। चलिए एक और एग्जांपल डील करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि वाई स्क्वायर 3dx। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 0 to x, 0 to x ना लो क्योंकि हम dx के साथ करें, तो 0 to y ले लो, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। इस तरीके की कोई इक्वेशन है। मैं रैंडमली कुछ भी एग्जांपल ले रही, बस मुझे मोटिव मेरा ये है कि आपको समझ आए कि ऐसी इक्वेशन जो इस तरीके से दिखे। ठीक है, अब जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये इंटीग्रल इक्वेशन एक से ज्यादा आपके इंटीग्रल साइन में दिख सकती है, तो एक कुछ ऐसे भी हो सकती है जैसा कि हमने इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ रखा है कि 0 से 1, 2 से 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो ये भी एक इक्वेशन जो है वो ये भी कहलाएगी आपकी इंटीग्रल इक्वेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन इस तरीके से है, तो उसको हम जनरल फॉर्म भी उसका सीखना चाहिए, है ना। जनरल फॉर्म भी उसका बना सकते हैं। मैम इस पे क्या आवश्यकता है जनरल फॉर्म की? अगर आप यही बोल दो कि यही है आपका डेफिनेशन, यहां से हम समझ जाएंगे इक्वेशन देख के। तो बच्चों हमें इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म इसलिए बनाना है क्योंकि आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अगर मैं इसे बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, ये भी एक इक्वेशन है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला? इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं।
तो यहाँ पे भी हम एक जनरल फॉर्म दे सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है आपको तो क्या कहेंगे कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म जिस तरीके से हमने दिया, सिमिलरली इंटीग्रल इक्वेशन के लिए भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी एड ऑन होते हैं, तो उस चीज को समझते हैं हर एक टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। अब देखो, कोई भी टॉपिक का पीवाईक्यू करने से पहले मुझे लगता है कि वहां पे अगर हम उसके बेसिक समझ लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले तो बेसिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रेलेवेंट जो वहां पे कंसेप्ट, जो लॉजिक और जो रिजल्ट लग रहा है उसे हम डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या लिया, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का। बच्चों, जनरल फॉर्म अगर इंटीग्रल इक्वेशन की डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस तरीके की इक्वेशन जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो, अल्फा ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा वाई एक्स ना लिखे आई ऑफ वाई एक्स लिखो, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये ओम बोल दो, ठीक है। अभी हर एक चीज का सिग्निफिकेंस बताया जाएगा क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद के एक्स टी जे वाई टी डी टी। स्टार्टिंग में ही इंटीग्रल इक्वेशन के मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे हम दो चीजें यूज करने वाले हैं, एक इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, जो कि टॉपिक ही है, और दूसरा फंक्शनल। अभी आपको जो पढ़ाया गया था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो उसके स्टार्टिंग में आप सभी को बताया गया था कि फंक्शनल क्या होती है, कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो कहाँ से आ रही हो, एक इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो ये कुछ और नहीं, आई और जे क्या है आपकी, फंक्शनल है। तो इनकी डेफिनेशन लिख दो, क्या है, सिग्निफाई कर रहे हैं फंक्शनल को। अच्छा, ये भी फंक्शनल को सिग्निफाई कर रहा है। के एक्स टी क्या होता है, बचपन से हम करते आ रहे हैं, बचपन यानी कि जब से हमने ग्रेजुएशन में कदम रखा तब से हम हायर मैथ्स की बात करें तो हायर मैथ्स के बचपन से ही हमने कर्नल का नाम जरूर सुना है, चाहे वो ग्रुप थियरी हो, चाहे वो रिंग थियरी हो, चाहे वो ओडी हो, पीडी हो, बहुत जगह हमने कर्नल का नाम सुना है। तो कर्नल के बारे में हम पहले से ही वाकिफ है कि कर्नल क्या होता है, जो इंटीग्रैंड के साथ कोफिशिएंट होता है, जो इंटीग्रैंड होता है दैट इज नथिंग बट अ कर्नल। ये एक नोन फंक्शन होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये नोन फंक्शन जो कर्नल है ये दो वेरिएबल से मिलकर बना होगा। जैसे कि एफ एक्स है तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ओनली, टी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, लेट से अगर वो वेरिएबल है तो एक्स के साथ होगा। क्लियर, तो इस वजह से इसे एक्स और टी लिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं मैम ये ओम क्या है, तो ओम का मतलब है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता है कि किस तरीके की हो सकती है, जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका क्या हो, फाइनाइट यानी कुछ फिक्स्ड हो, यानी कि कुछ कांस्टेंट हो। दूसरा क्या हो सकता है, वहां पे कुछ वेरिएबल। तो बच्चों एक ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन जहां पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे बोलते हैं फ्रेडहोल्म। तो यहीं पे लिख लो फिक्स्ड लिमिट्स क्या कहलाएगी, फ्रेडहोल्म, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वहीं पे अगर ये वेरिएबल हो, अब ये वेरिएबल भी किसके साथ हो, इसका अपर लिमिट अगर वेरिएबल हो या फिर लोअर लिमिट भी, तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स हो, तो बच्चों ये क्या कहलाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। मैम ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वो फिक्स्ड हो, कुछ फाइनाइट हो या फिर वेरिएबल हो, इनफाइनाइट वाला केस भी हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर इसके लिमिट्स अपर लिमिट या लोअर लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर कर्नल ये अनबाउंडेड हो, ठीक है, और ये दोनों आपके क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ऐसे केस में हमें एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन।
आपने सुना होगा ओडी और पीडी में, जहां पे हमने सिंगुलर पीडी और सिंगुलर ओडी सीखा है, और वहां पे क्या सीखते थे, बाकी सारे भी फॉर्म्स, जनरल फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म। यहाँ पे जनरल फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म ना हो के बच्चों क्या हो जाएगा, फ्रेडहोल्म और वोल्टेरा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं और क्या यहाँ पे आपको अननोन दिख रहा है। यहाँ पे बच्चों हमें अननोन के तौर पे दिख रहा है एफ एक्स, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो एक्स का हो। अगर ये बच्चों एक्स का फंक्शन जो है, अगर ये आपका जीरो हो गया, अगर ये जीरो है, दो तरीके से, ये जीरो हो सकता है और ये नॉन जीरो हो सकता है। अगर बच्चों ये जीरो हो गया तो ये कहलाएगी इंटीग्रल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अगर ये एफ एक्स नॉन जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अब आपको क्या अननोन दिख रहा है, आई और जे तो हमें पहले से ही पता है कि दीज आर आपके फंक्शनल्स, तो यहाँ पे तो चीजें सॉर्टेड है। अब आपको अल्फा कुछ दिख रहा है कि अल्फा क्या हो सकता है। अब एक बात बताइए, कोई नंबर क्या हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है या तो अशून्य, यानी कि या तो वो जीरो हो सकता है या फिर नॉन जीरो। अगर वो जीरो हुआ, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, बिल्कुल इसके भी आपके दो टाइप्स, अल्फा जीरो और अल्फा नॉन जीरो। बच्चों नॉन जीरो में भी दो तरीके से नॉन जीरो, या तो वो कांस्टेंट ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4 नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 8 9 6 कुछ भी नंबर्स ले, यानी कि कांस्टेंट। या फिर दूसरा क्या हो जाए, नॉन कांस्टेंट, यानी कि साइन एक्स, साइन वाई, कॉस वाई, मतलब कुछ इस तरीके का एक नॉन कांस्टेंट आया आपका, वेरिएबल हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सिग्निफाई करते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट काइंड। जब भी इस तरीके की आपको दिखे तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, दिस इज फर्स्ट काइंड। ये बच्चों आपकी सेकंड काइंड कहलाएगी, ये आपकी थर्ड काइंड कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसका पूरा इंटीग्रल इक्वेशन का संरचना इस तरीके से है। तो अगर आपको कोई इंटीग्रल इक्वेशन दिया जाए, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे आपको। एग्जांपल, yx is equal to sin x plus integration from 0 to x e to the power x plus t yt dt। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। आपसे यहां से पूछा जाए कि क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन है, बिल्कुल ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये एक इंटीग्रल साइन के अंडर अपीयर हो रही है, साथ ही साथ ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो इक्वेशन हो गई, इंटीग्रल साइन है तो डेफिनेटली इंटीग्रल इक्वेशन। मैम अगर इसका नेमिंग करें तो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका नेमिंग करते हैं। अल्फा यानी कि 1 है, और 1 में क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि सेकंड काइंड। यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आपकी, वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे साइन एक्स यानी कि एफ एक्स, एफ एक्स आपका नॉन जीरो है, यानी कि ये आपका नॉन होमोजीनियस, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकंड काइंड नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है। मैम यहाँ पे आपने सुना होगा कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में भी सुना होगा। हाँ, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि क्या होती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है, आपको पूरी ये चीजें समझ आई। ठीक है, पूरा इंटीग्रल इक्वेशन यही है, इस पे ही काम करते हैं। जैसे कि कर्नल के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि कर्नल के लिए क्या है सिग्निफिकेंस, क्या क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम डील करेंगे। यहाँ तक के लिए अभी इतना ही जानो कि कर्नल हमारा कई तरीके से हो सकता है, डीजेनरेटेड कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल, यही सारे हो सकते हैं। अब ये चारों जो टाइप्स बताएं या फिर आगे भी जितने टाइप्स मिलेंगे उस पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से पहचानते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन और रिजल्ट समझते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके टाइम पे कर्नल की वो डेफिनेशन और उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं, सारी चीजें हमारी हो गई और हमने नाम भी पढ़ना सीख लिया। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयुपैक सिस्टम, सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन में नाम से ही हम पूरा काम बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर आपके कोई पूछे, आपसे बोले कि इंटीग्रल इक्वेशन लिखो जो किस तरीके से
सेकंड काइंड, नॉन होमोजीनियस, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो तीन चीजें तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे नॉन जीरो होगा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा और ये सेकंड काइंड होगा। क्लियर है। साथ ही साथ अगर आपको बोल दे सिमेट्रिक कर्नल, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, तो कर्नल के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हमारा जो मेन टॉपिक है CSIR नेट में वो है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, तो समझते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम LIE भी बोल सकते हैं। अब LIE क्या होती है, तो एक ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सके या फिर ये रिजल्ट फॉलो करे। क्या है वो रिजल्ट, कि अगर इस तरीके से आपका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, इस पे अगर मैं कांस्टेंट अप्लाई करूं तो ये कांस्टेंट क्या करे, इसके अंदर साथ चला जाए, यानी कि इसे इस तरीके से लिखा जा सके। इस तरीके से लिखा जा सके, अगर इस तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन को लिखा जा पाए तब उस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि जिसपे लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। मैम ऐसे तो हर कोई इंटीग्रल इक्वेशन लिखा जा सकता है, जैसे कि हमें पता है अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 इसके साथ भी जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर भी चला जाएगा। तो मैम ऐसे आप कैसे जज कर सकते हो कि वो लीनियर है। अब देखो यहाँ पे लीनियर की डेफिनेशन थोड़ी कांस्टेंट की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे हमें पता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं, ये तो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो क्या लिख सकते हैं, यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं इसको yx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x, यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा जिसे हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e टू द पावर t yt dt। बेसिकली क्या हुआ कि e टू द पावर x इस एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट का काम किया, क्योंकि ये पूरा परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि 2 3 4 5 जो आपको एक नंबर्स दिख रहे हैं केवल वही कांस्टेंट नहीं होते, वेरिएबल भी कांस्टेंट हो जाएंगे अगर ऑपरेशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है तब। क्लियर है सबको। तो अगर ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर बोलेंगे। मैम ऐसे में तो हम उसे इवेल्युएट ही करते रह जाएंगे कि वो लीनियर है या नहीं। वैसे तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि वो लीनियर है या नहीं, अगर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस हमारे टॉपिक का नाम है, जो हमारा चैप्टर है वो बच्चों है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। जो आपको CSIR नेट में जो टॉपिक असाइन हुआ है उसका नाम है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये तो वही बात हो गई जैसे आपका टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो। तो ये उसके साथ ये डेफिनेशन छुपा हुआ है, तो हमें ये देखने की तो आवश्यकता होगी नहीं। ODE अगर आपका ODE का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे ये देखने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होगी कि क्या वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है या नहीं। अगर ODE देके सॉल्यूशन पूछे आपसे, ये तो ऑब्वियस होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, क्योंकि क्वेश्चन क्लेम कर रहा है, टॉपिक का नाम है ODE। जैसे PD अगर बोला जाए यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां से दिमाग में पहला जो सामान या फिर सामान्य नंबर या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्लिक हुआ, उसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मोर देन 1। तो क्या आपको यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यहाँ पे तो ये डेफिनेशन होना ही है। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे टॉपिक का नाम है, तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है। क्लियर। अब जैसा कि हमारा टारगेट है PYQs को सॉल्व करना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, तो चलिए लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से, द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ दिस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल इक्वेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिबनीज रूल के अकॉर्डिंग या मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की, ये तो हर कोई, मतलब हर कोई नहीं फिर भी काफी आसान होता है। बच्चों को हमेशा
समस्या होती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी कि रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने में। तो रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं, सिंस यहाँ पे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे आपका फिक्स्ड है बाउंड्री, नीचे वाला और अपर वाला आपका वेरिएबल है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से रिजल्ट लगाएंगे, मतलब बेसिकली दोनों का सेम रिजल्ट है, बट सिंस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज है तो वोल्टेरा में अलग और फ्रेडहोल में अलग। क्या है वो रिजल्ट? रिजल्ट कहता है कि अगर आपकी इंटीग्रल इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि अल्फा ऑफ वाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी। अच्छा मैम, आपने लैम्डा के बारे में तो नहीं बताया कि लैम्डा क्या है। यहाँ पे लैम्डा के बारे में आपने नहीं बताया, तो बच्चों लैम्डा कुछ और नहीं बल्कि आइगन वैल्यू है, जो अभी तक हम लीनियर अलजेब्रा में समझते हुए आ रहे हैं, या ओडी पीडी सीओबी में समझते हुए आ रहे हैं। सीओबी में भी मैंने आपको आइगन वैल्यूज निकालना सिखाया था, तो वही आइगन वैल्यू यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम सीखेंगे कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। अब यहाँ पे कर्नल होगा के एक्स टी जे वाई टी डी टी। अब जो यहाँ पे हम किसके बारे में डील कर रहे हैं? हम यहाँ पे डील कर रहे हैं वोल्टेरा, यानी कि ए टू एक्स कर लो, ए टू एक्स कर सकते हैं, ठीक है, के एक्स टी, ठीक है, इंटू कर लो जे वाई टी डी टी, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको एक इटरेटिव कर्नल निकालना है, उसके बाद आपको रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है। अब वो इटरेटिव कर्नल कैसे निकालते हैं? बहुत लोग इटरेटिव और रिजॉल्वेंट को एक साथ ही पढ़ते हैं कि इटरेटिव निकाल के सिंस कर्नल रिजॉल्वेंट निकालते हैं, तो उसको बोल देते हैं इटरेटिव कर्नल भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सिंस हमारे पास कर्नल गिवन है के एक्स टी, तो एट फर्स्ट इनिशियली हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इटरेटिव कर्नल, यानी कि k1xt, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब यहां से हम k2, k3, k4, k5 अप टू kn+1 तक निकालते हैं। किस रिजल्ट से? चलिए समझते हैं। रिजल्ट आपका ये है कि kn+1 विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम, सिंस ये कहां से कहां जा रहा है, a टू x, तो a2, या फिर ऐसे कर सकते हो इसको kxz इंटू kn_z t dz, और ये जाता है बच्चों t2x, ठीक है। इसकी अपर लिमिट हमारी वेरिएबल है तो x ही रखो और a को भी t बोल दो। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये वोल्टेरा है तो इसका प्रोसेस थोड़ा इस तरीके से। अगर वही बच्चों आपका फ्रेडहोल में इंटीग्रल इक्वेशन होती, यानी कि दोनों ही फिक्स्ड, यानी कि a और b गिवन होता, तो यहाँ पे लिखते वक्त हम a और b लिख देते। क्लियर है? चलिए यहाँ से हम kn+1 निकालते हैं इस रिजल्ट से। k1 हम स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं, तो k2 निकाल लेंगे k1 से, k3 भी निकाल लेंगे, k4 भी निकाल लेंगे, एंड अप टू kn+1। अब यहाँ से जो मेन रिजल्ट है रिजॉल्वेंट कर्नल कुछ इस फॉर्मूले से निकलता है, यानी कि rxt लैम्डा। लैम्डा में बताया दिस इज नथिंग बट अ आइगन वैल्यू, समेशन फ्रॉम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर n इंटू kn+1 xt। इस रिजल्ट से हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस तरीके से आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि phi x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x f phi s ds, ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड है। मैम यहाँ पे कर्नल तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है i ऑफ phi x j ऑफ y t होता है, यानी ये phi x और phi s तो आपके फंक्शनल हो गए। मैम यहाँ पे कर्नल क्या है, तो हमें पता है कि अगर y लिखा है और आपसे बोला जाए y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है। इसका अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 1।
तो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि कर्नल क्या आ गया आपका, के एक्स टी इज नथिंग बट 1। और आपको बताया गया इनिशियली इसे फर्स्ट इटरेटिव कर्नल मानते हैं, यानी कि दिस इज नथिंग बट k1 ऑफ एक्स टी। बच्चों यहाँ से मैं k2, k3, k4, kn ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले हम k2 निकालते हैं। तो k2 क्या कहता है, k2 xt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x kxz, यानी कि जो भी आपका kxt है, t को हमें z से रिप्लेस करना है, यानी कि इस तरीके से पहले हमें फॉर्मूला लगाना है। बच्चों यहाँ पे kxz, k यानी कि पहले kxt की बात करते तो वो है 1। दिस 1 इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, यानी कि क्या मिला, t2x 1 इंटू 1 dz। 1 इंटू 1 यानी कि 1, dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z, यानी कि हमारे पास आया z। लिमिट लगाओ t2x, तो यहाँ से बच्चों क्या मिला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x माइनस टी। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं k3xt, k4xt एंड सो ऑन। तो बच्चों k3xt क्या हो जाएगा आपको, k3xt विल बी t2x, यहां से kxz इंटू k2zt, क्योंकि क्या होता है ये तो सेम ही रहता है, यहाँ पे n होता है, तो अब यहाँ पे n+1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्या मिला, k2xt dz। अगेन ये क्या है आपका 1, और k2xt हमने निकाल रखा है कि x माइनस टी, हमें जेड टी यहाँ पे निकालना है ना, तो जेड टी क्या हो जाएगा बच्चों, x हमारा z से रिप्लेस, यानी z माइनस टी, z माइनस टी डी से। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2। हमें पता है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, यानी कि ये जो t है ये कांस्टेंट का काम करेगी फॉर द वेरिएबल ऑफ z। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z माइनस टी का स्क्वायर बटे 2। लिमिट लगाओ इस पे t टू x, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से क्या मिला, x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t माइनस टी, यानी कि 0। तो नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट पार्ट आया दैट इज 0, यानी कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ये मिला। अब यहाँ से k3 निकालते हैं, k4 निकालते हैं। मैम ये प्रोसेस कब तक करते रहना, जब तक हमें एक पैटर्न ना मिल जाए। तो यहाँ से पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, चलिए एक दो और स्टेप पे चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ पैटर्न समझ आएगा। वी विल सी कि क्या है वो पैटर्न। यहाँ से अगर मैं k3xt निकालूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x, ये 1 हो गया, और ये z माइनस टी स्क्वायर बटे 2 dz। क्लियर है, अब तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k3 के लिए k2 आएगा। अच्छा k4 निकाल रहे नहीं, तो k4 के लिए k3 आएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z माइनस टी का क्यूब अपॉन 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 को, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है बच्चों, 6 होता है। 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लिमिट लगाया हमने, तो क्या मिला, x माइनस टी का पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट t माइनस टी विल बी 0, तो नेक्स्ट पार्ट विल बी 0। अगर यहाँ से हम k5 निकालें, अच्छा यहाँ पे क्या इतने से हमें कुछ समझ आ रहा है, बट कोशिश करते हैं। यहाँ से ये लिखा है, अगर मैं इसको 1 को क्या लिखूं, x माइनस टी का पावर 0, किसी को कोई समस्या, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अपॉन 0 फैक्टोरियल लिखूं तो किसी को कोई समस्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज 1। k1 क्या आया है, तो ये k2 क्या आया है, दिस 1 अपॉन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज 1। k2 पे चलते हैं, तो ये है अपॉन 2, यानी कि इसे लिख सकते हैं x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बच्चों 1 पे इसका पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, 2 पे इसका पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, 3 पे इसका पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, 4 पे इसका पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही हम n+1th स्टेप पे जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां से अगर हम k n+1xt निकालें
तो क्या मिलेगा, x माइनस टी का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। काम हो गया हमारा। रिजॉल्वेंट फॉर्मूले में, जो रिजॉल्वेंट कर्नल है उसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं कर्नल की वैल्यू, तो हमें क्या मिला, आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर n x माइनस टी का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को एक साथ लिख के समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा x माइनस टी का होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, हमें पता है ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक्सपेंशन है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, जिसे क्या लिखा जा सकता है, e टू द पावर लैम्डा ऑफ x माइनस टी। मैम आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, आपको कुछ आए या ना आए, सीरीज में कुछ आए या ना आए, लेकिन 3-4 चीजें तो आनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन, लॉगरिथम का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। मतलब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैथ्स का कोई भी ब्रांच हो, कोई भी डोमेन हो, हर जगह यूटिलाइज होते हैं, चाहे आपके रियल एनालिसिस हो, चाहे आपके लीनियर अलजेब्रा हो, या फिर कोई भी मतलब अप्लाइड मैथ्स हो या प्योर मैथ्स हो। मैथ्स के हर एक डोमेन में ये जो स्टैंडर्ड सीरीज है हमेशा आपके यूजफुल होने वाली है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ से हमें ये मिला। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, e टू द पावर लैम्डा x माइनस टी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जब इस तरीके से रिजॉल्वेंट कर्नल पूछे तो kn प्लस 1xt निकालते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू इस रिजॉल्वेंट कर्नल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके CSIR नेट के PYQ में आया था, यही क्वेश्चन अगेन अगले साल उसने क्या किया कि पूरा RXT निकाल के लैम्डा की कुछ वैल्यू दे दी थी, लैम्डा की उसने बोल दी थी वैल्यू कि 3 पे निकालो, इसी RXT 3 की वैल्यू, RXT 3 की वैल्यू हमसे पूछा था। तो हमने क्या करना है, पूरा XT लैम्डा निकालना है, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 3 रख देना है। तो यहां से मिला e टू द पावर 3 x माइनस टी। क्लियर है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो सेम क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में आया था, जस्ट वहां पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। सपोज लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करता और यहीं पे लैम्डा की वैल्यू 3 दे देता, तब भी तो ऑब्वियस था, क्योंकि क्या होता है फॉर्म, इसके आगे जो भी कांस्टेंट होता है दैट इज नथिंग बट अ आइगन वैल्यू। क्लियर है, जरूरी नहीं है पहले तो वो मेंशन करता है कि दिस इज लैम्डा, अगर नहीं करता है तो हम समझ लेते हैं कि दिस इज लैम्डा। क्लियर है, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों फिर से हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से। यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन हमें ये गिवन है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू बताइए 1 पे। ठीक है, अब देखो हर एक क्वेश्चन से मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाऊंगी। अब यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया, yx इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, क्वेश्चन को नोट डाउन करने से पहले कुछ आइडिया बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ओडी हो या पीडी हो, सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमें पता है, व्हाट इज वो होता है बच्चों की उसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाए तो y डैश निकालते हैं, फिर y निकालते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन का है। तो टारगेट वहां पे मोटिव क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन वाले टर्म को हटाना है और एक नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव हो। यहाँ पे इंटीग्रल साइन है, तो यहाँ से एक नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, जब तक ये इंटीग्रल साइन ना हटे। अब इंटीग्रल साइन को कैसे हटाया जा सकता है, बाय डिफरेंशिएटिंग, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। मैम किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल x है, ये भी x है और ये भी x है, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इंटीग्रल इक्वेशन की खास बात क्या है कि पूरी इंटीग्रल इक्वेशन आपके केवल 2-3 बेसिक रिजल्ट में पूरी इंटीग्रल इक्वेशन खत्म हो जाती है। पहला रिजल्ट ये है कि यहाँ पे लिबनीज का रूल लगाते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है आपका, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं बच्चों, पहले तो लिबनीज रूल को समझते हैं। क्या है ये लिबनीज रूल, तो लिबनीज के 2 रूल्स है। पहला रूल्स है
पहला रूल जो है वो फॉर वन वेरिएबल है, और जो दूसरा रूल है ये टू वेरिएबल के लिए है। अब वन वेरिएबल कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज आपकी इंटीग्रल इक्वेशन इस तरीके से फाई एक्स टू साई एक्स, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। अगर इस तरीके की इंटीग्रल इक्वेशन को बोले आपको डिफरेंशिएट करने को विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ बोले, तो यहाँ पे रिजल्ट ये है कि t को जो भी ये वेरिएबल है उसको हम अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट वाले के साथ। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि f ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है आप सभी को? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर ये टू वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा। तो टू वेरिएबल के लिए भी सेम का, बट वहां पे क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे जैसे कि एक वेरिएबल t दिख रहा है, ये भी t ये भी t, वहां पे एक ना हो कि दो हो जाएंगे। सिंस यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल वाला होगा कुछ और तो वेरिएबल आएगा नहीं, जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज होगा। यानी कि दूसरा रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं, फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल यानी कि जो आपको बताया गया है डी डी एक्स ऑफ, ऑब्वियसली इंटीग्रेट का डिफरेंशिएट करने पे वो खत्म होगा, यानी कि यहाँ पे भी फाई एक्स टू साई एक्स रखो और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टी डी टी। क्लियर है? देख सकते हो आप यहाँ पे दो वेरिएबल है, सेम काम वन वेरिएबल की तरह होगा, बस दो है तो थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस में क्या होगा, यहाँ पे जो भी f है उसका डिफरेंशिएशन बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि फाई एक्स टू साई एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब ये f क्या था, एक ऐसा फंक्शन जो x और t से मिलकर बना हुआ था, तो x ऑफ t लिख लो, dt के साथ था तो dt लिख दीजिए। अब बाकी काम जैसे वन वेरिएबल में हुआ था टू वेरिएबल में भी होगा, अपर लिमिट से रिप्लेस इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेसमेंट फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी कि f ऑफ x साई x इंटू साई डैश x माइनस f ऑफ x फाई x इंटू फाई डैश x। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नॉट जस्ट आपके इंटीग्रल इक्वेशन में इसका यूज होता है, इंटीग्रल इक्वेशन में तो पूरा ही यूज होता है, इसके अलावा भी मैथ्स का कोई भी डोमेन हो जहां भी आपको इंटीग्रल साइन दिखे, डिफरेंशिएट करने को बोले तो आंख बंद करके, अगर इस तरीके से फॉर्म दिख रहा है तो आंख बंद करके ये लगाया करो। क्लियर है? चलिए जैसे कि आप CSIR नेट को टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट ये भी होगा, गेट का एग्जाम भी, तो गेट के एग्जाम में आपका इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस पूछा जाता है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो वहां के लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि वाई एक्स इज एक्स क्यूब, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x साइन ऑफ x माइनस टी वाई टी डी टी, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अब देखो इक्वेशन हो या फिर कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी इक्वेशन है, जो भी कर्व है, एक मैपिंग से हो रही होगी, एक फंक्शन से आ रही होगी, तो डेफिनेटली कुछ डोमेन होगा, कुछ कोडोमेन होगा, कहीं ना कहीं y डिफाइंड होगा, कहीं ना कहीं x डिफाइंड होगा। तो वही चीज गिवन है हमारे पास कि x इज फ्रॉम 0 टू पाई। चलिए जी, ये तो हमने क्वेश्चन लिखा। हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि y की वैल्यू बताओ एट पॉइंट 1, यानी कि इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू 1 पे बताना है, यानी कि हमें पहले y निकालना सीखना है, उसके बाद एट पॉइंट 1 पे भी निकाल लेंगे। अब y तक की जर्नी कैसे पहुंचेंगे, इंटीग्रल साइन है यानी कि इसे डिफरेंशिएट करके। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किए तो वाई एक्स हुआ वाई डैश एक्स, एक्स क्यूब हुआ 3x²। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स टी है वो कैसा है, बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और टी, यानी लिबनीज का टू वेरिएबल वाला रूल। तो क्या कहता है रूल कि जो भी एफ ऑफ एक्स टी है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो करिए यहाँ पे 0 to x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x माइनस टी, कोफिशिएंट है इसका वाई टी डी टी। बच्चों इसे अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, यानी कि साइन ऑफ x माइनस एक्स वाई एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस साइन ऑफ x माइनस 0 इंटू y0, और 0 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो गया तो इंटू 0। मैम आपने यहाँ पे इंटू 1 तो नहीं लिखा, इंटू 0 लिख दिया, तो ये तो मैथ्स की कैलकुलस है, बेसिक कैलकुलस। भाई ये तो वही बात हो गई ना कि 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर रह जाता है। लेकिन 0 की तो कुछ खासियत है, 0 तो एक स्पेशल नंबर है ना, तो स्पेशल नंबर को थोड़ा स्पेशल तरीके से डील करते हैं, नहीं लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके बच्चों 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, इसलिए पहले मैंने बड़ा सा एक एक्सप्रेशन लिख लिया, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाती हूँ। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से क्या मिला y डैश x 3x², दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x cos ऑफ x माइनस टी वाई टी डी टी। क्लियर है? x माइनस एक्स यानी कि 0, और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 यानी कि 0 होती है। ये 0 ऑलरेडी है क्योंकि समथिंग इनटू 0 इज 0, बेसिकली हमें ये मिला। अब देखो मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक है, थ्रू आउट आप इसको यूज कर सकते हो। जब भी हमारी लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो, जब भी वो कांस्टेंट होती है तो उस टर्म को 0 कर सकते हैं। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी रिप्लेसमेंट होता है तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी होता है। अब हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो वो पूरी ही वैल्यू को 0 कर सकता है, तो आप यहीं पे काम करके स्टॉप कर सकते थे। क्लियर है? चलिए अब यहां से हमें ये मिला, अब हम देख सकते हैं अगेन ये इंटीग्रल साइन तो खत्म नहीं हुई, तो कैसे खत्म होगी? अगेन इसे इंटीग्रेट करके, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएट करके, यानी कि डिफरेंशिएटिंग अगेन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला यहाँ से? y डैश का डिफरेंशिएशन इज y डबल डैश x, और 3x² का डिफरेंशिएशन इज 6x। ठीक है, cos x माइनस टी का अगेन यहाँ पे देख सकते हो दो वेरिएबल है, तो लिबनीज का 2 वेरिएबल वाला रूल, यानी कि cos x माइनस टी का बच्चों डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 0 से x, ये हुआ माइनस ऑफ साइन x माइनस टी वाई टी डी टी, प्लस अपर लिमिट से रिप्लेस, तो यही हो जाएगा cos x माइनस एक्स यानी कि cos 0 यानी कि 1, तो 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इंटू वाई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 माइनस लोअर लिमिट, हम देख सकते हैं लोअर पे है 0 यानी कि वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या मिला कुछ इस तरीके से। अब देखो अगेन हमारा ये इंटीग्रल साइन खत्म नहीं हो रहा है, अब ये प्रोसेस आप इनफाइनाइट टाइम करते चलो, ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। अब ये जिद्दे इंसान है, तो ऐसे रिजिडनेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं? ऐसे रिजिडनेस को हम दूर कर सकते हैं आपके इस तरीके से, हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि ये तो खत्म हुआ नहीं, बट हमारे क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस टी था, तो लेट्स से दिस इज स्टार इक्वेशन। भाई सबसे पहले था तो इसे स्टार की तरह ट्रीट करते हैं, तो लेट्स से स्टार इक्वेशन, तो स्टार से हमें क्या मिला? यहां से मिला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू, यहां से मिला वाई एक्स माइनस एक्स क्यूब, yx माइनस एक्स क्यूब। अब इसकी वैल्यू बच्चों आप उठा के यहाँ पे रख लो, लेट्स से दिस इज इक्वेशन कैपिटल A, तो फ्रॉम A से हमें क्या मिल जाएगा? A से हमें मिल रहा है y डबल डैश x इज इक्वल टू 6x
बच्चों इसकी ही तो वैल्यू हमने निकाली है yx माइनस एक्स क्यूब, हमारे पास माइनस के साथ है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या आया था प्लस वाई एक्स लिख दो। देख सकते हैं ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। वी हैव y डबल डैश x इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स क्यूब। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है एक y निकालना। अभी भी हमारा y नहीं निकला है, ये डेरिवेटिव के साथ है, यानी कि अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर मैम आपने डिफरेंशिएट क्यों किया जब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है? भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टर्म दिख रहा था, बट ये एक सिंप्लीफाइड टर्म है। दिस इज नथिंग बट अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे सॉल्व करना मैंने खुद ही सिखाया है आपको, या फिर हमारी बाकी टीम ने सिखाया ही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा y डबल डैश का इंटीग्रेशन यानी कि y डैश x, 6x का इंटीग्रेशन यानी कि 6x स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3x स्क्वायर। बच्चों ये हुआ x टू द पावर 4 अपॉन 4। अब एक कांस्टेंट ऐड होगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे फिर भी हमारा नहीं आया y, तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग अगेन क्या मिला हमें yx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई क्यूब। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, बेसिकली x क्यूब, यहाँ से x टू द पावर 5 अपॉन 4 इंटू 5 डेट इज 20 c1x प्लस एक कॉन्स्टेंट c2। दिस इज योर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है। अब किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछने का मतलब है कि वहां पे सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे तो बच्चों अभी तक हमारा कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, बट एक खास बात है, जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन में दो चीजें हैं। अगर इंटीग्रल इक्वेशन दिख रही है तो उसे लिबनीज रूल लगा के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि यहाँ पे ना तो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होती है, ना ही बाउंड्री कंडीशन। ना ही आपको इनिशियल गिवन होगी, ना ही आपको बाउंड्री गिवन होगी। तो इसका मतलब है हमें खुद से इनिशियल और बाउंड्री बनाना है। चलिए बनाते हैं इनिशियल और बाउंड्री। तो ये है आपका y। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0 टू 0। हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो उससे सॉल्यूशन कुछ भी आए, लिमिट लगाने पे वो शून्य हो जाएगा, यानी कि ये भी 0। तो बेसिकली y0 क्या आया 0। चलिए y डैश की तरफ चलते हैं। तो y डैश फाइनल सिंप्लीफाई होके कुछ ये बना था, यहाँ से y डैश 0 निकालते। अब इसका भी बताऊंगी लॉजिक क्यों हम 0 पे निकाल रहे हैं, फिलहाल समझते हैं। तो यहाँ से क्या मिला y डैश 0 पे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट पॉइंट 0 पे 0 मिलेगी, और अगेन लिमिट सेम होने की वजह से ये पूरा टर्म 0। मैम आपने यहाँ पे 0 क्यों लिया, आपको कैसे पता चला? क्योंकि लिमिट अगर यहाँ पे 0 है तो हम 0 लेंगे तब ये पूरा टर्म कैंसिल होगा। अदरवाइज अगर मैं 1 लेती हूँ, x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो 0 to 1 हो जाएगा। अब ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमारे बस की नहीं है फिलहाल। मतलब सॉल्व करना तो आसान है, आसान नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा काम सिंप्लीफिकेशन का है, ना कि कॉम्प्लिकेशन का। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर मैं 0 रखूं तो ये पूरा टर्म खत्म हो सकता है, यानी कि 0 पे चेक करो। भाई दो आपके कांस्टेंट हैं और दो आपकी कंडीशन आ चुकी है, तो क्या ये मुश्किल है सॉल्व करना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो yx हमारे पास बना है, yx क्या आया है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 20 प्लस c1x प्लस c2। हमें पता है कि y0 क्या गिवन है 0, यानी कि बच्चों यहां से c2 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, अब चलिए चलते हैं y डैश 0 पे। तो इसका डिफरेंशिएशन तो अभी यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे अगर मैं 0 अप्लाई करूं y डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिला c1 की वैल्यू भी 0।
C1 और C2 दोनों आ चुके हैं, तो हमारा फाइनल जो y आया है, क्या आया है, x³ प्लस x⁵ हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू बताओ एट पॉइंट 1 पे। चलिए y की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो, तो यहां से 1 + 1/20, एलसीएम लो, क्या मिला 21/20। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका क्या कह रहा है, 21/20, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फिलहाल हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके हमें सिखा रहे हैं। एक ने रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना सिखाया, तो वहीं पे दूसरे ने हमें लिबनीज रूल का एक्सपेरिमेंट सिखाया, कह सकते हैं उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं ये सिखाया। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है कि 5x इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाई की वैल्यू बताइए एट पॉइंट 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो सारी 2 चीजें तो मैंने बता दी है, 2 इंफॉर्मेशन से सोचो कि क्या लग सकता है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए। यहाँ पे आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। सॉल्व करें इसको, 1 मिनट का समय दिया जाता है, अच्छे से सॉल्व करो। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या आपने सही सॉल्व किया या नहीं। तो आपने जो भी सॉल्व किया है, जो मैं सॉल्व करूंगी वहां से हम रेक्टिफाई करेंगे कि क्या आपका सही आंसर आया है या नहीं। ठीक है, बस 5 सेकंड और रह गए, 4 सेकंड। चलिए समय हुआ समाप्त। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वी हैव पाई एक्स क्या है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to x e to the power x minus t phi t dt and that is equal to x। क्लियर है, यहां से हमसे फाई निकालना है, यानी कि इंटीग्रल साइन हटाना है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें करना है। चलिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन ये जो f है वेरिएबल ऑफ 2 है, 2 वेरिएबल है यहाँ पे। तो लिबनिज का सेकंड रूल कहता है कि जो भी है ये इससे इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो। तो e टू द पावर x माइनस टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस टी है ना, x माइनस टी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इनटू फाई टी डी टी, प्लस अपर लिमिट से रिप्लेस होगा तो e टू द पावर x माइनस एक्स, यानी कि 0 e टू द पावर 0, और समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहां से क्या मिला, केवल और केवल 5x एंड दैट इज इक्वल टू 1। चलिए सिंस यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो जैसा मैंने बताया कि जब कांस्टेंट होता है तो शून्य लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ही अल्टीमेटली लिखना है। चलिए यहां से हमें ये मिला, इसकी वैल्यू ही तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है x, तो लिख लो। तो यहां से क्या मिला है, x प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो यहां से 5x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 माइनस एक्स। कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, एट पॉइंट 1 यानी कि 5 1, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि 5 1 हमारे पास आया 0। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा फिर से इस पे ही बेस्ड है, रिजॉल्वेंट कर्नल पे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिजॉल्वेंट कर्नल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वैसे तो मैंने आपको सिखा दिया है, आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, या फिर मेरे साथ ही करिए। चलिए तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन देखा हमने, क्या लिखा है कि 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 to x e to the power t minus x phi t
dt। इस तरीके से हमारी इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइंड है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या होगा इसका रिजॉल्वेंट कर्नल। तो पहले तो हमें कर्नल फाइंड आउट करना है, उसे फर्स्ट इटरेटिव कर्नल बोलना है, फिर आगे सो ऑन हमें निकालना है। चलिए जी यहाँ पे देख सकते हैं तो के एक्स टी यानी कि हमें गिवन है e टू द पावर टी माइनस एक्स, जिसे हम बोलते हैं k1xt, दिस इज k1xt। तो यहाँ से हम बोले कि k2xt क्या होगा, तो आप बता सकते हो क्या होता है फॉर्मूला। k2xt इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम t to x kxz into k1zdt। kxz का मतलब है कि t को z से रिप्लेस करना है, यानी कि e टू द पावर z माइनस एक्स इंटू k1zdt। k1zdt यानी कि x को z से रिप्लेस करना है, यानी कि e टू द पावर z k1zt करना है, यानी कि t माइनस z dz। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल रहा है t टू दी एक्स e टू दी पावर z माइनस एक्स। अब एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है तो पावर्स इसके एड ऑन हो जाएंगे, क्या मिलेगा प्लस t माइनस z, यहां से dz प्लस z से माइनस z हुआ कैंसिल। बेसिकली वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x e टू द पावर t माइनस x dz। शुरुआत में ही बता दिया गया है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि ये कांस्टेंट का काम करेगा, इसे बाहर रखा जा सकता है। तो यहां से क्या मिला k2xt आपका क्या मिला e टू द पावर x माइनस टी माइनस एक्स है आपका, और अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x 1 dz। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें z मिलेगा e टू द पावर t माइनस एक्स z। लिमिट इज फ्रॉम t टू x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस होगा। वी हैव e टू द पावर t माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी। चलिए परफेक्ट, हमें इतना मिल चुका है। चलिए आगे काम करते हैं, यानी कि हमें k3xt निकालना है। तो क्या होता है ये, अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गिवन इक्वेशन इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल से ही रिप्लेस करेंगे। बच्चों यहाँ पे kxz आपने लिखा है, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर z माइनस एक्स, e टू द पावर z माइनस एक्स इंटू k2zt, यानी कि x को z से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला t माइनस z और ये z माइनस टी dz। अगेन अभी तो इसे हमने सॉल्व किया, क्या मिला था e टू द पावर t माइनस एक्स, बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x z माइनस टी dz। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि t किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। तो x माइनस वन का इंटीग्रेशन x माइनस वन का स्क्वायर बटे 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या हो गया e टू द पावर t माइनस एक्स z माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा। k2 आ गया, k3 आ गया, k4 निकालते हैं, फिर हम पैटर्न नोटिस करेंगे, ठीक है। तो k4 क्या हो जाएगा, k4xt विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x kxz, यानी कि e टू द पावर z माइनस एक्स, यहां से k3zt यानी कि e टू द पावर t माइनस z इंटू आपका z माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 dz। अच्छा यहाँ पे हमने लिमिट्स नहीं लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी लगाना है। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे t टू x, तो क्या मिलेगा, यहाँ से सॉल्व किया अगर हमने तो मिला e टू द पावर t माइनस एक्स एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, क्योंकि t माइनस टी विल बी 0। तो यही मिला हमें, जिसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे x को z से रिप्लेस करके किया k3zt, यहाँ से ये मिला। इसको सॉल्व करने पे हमें पता है क्या मिल रहा है, e टू द पावर t माइनस एक्स, बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया। तो e टू द पावर t माइनस एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू x, ये हुआ z माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नहीं 2 ही रखो, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, इसे हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो क्या मिला यहाँ से e टू द पावर t माइनस एक्स अपॉन 2 बाहर रख लो, z माइनस टी का पावर क्यूब अपॉन 3, और लिमिट इज फ्रॉम t टू x
तो चलिए लिमिट लगाइए, यहाँ से हमें मिला e टू द पावर t माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 3 और ये हुआ x माइनस टी का होल पावर क्यू। लोअर लिमिट से 0 हो गया। अगर यहाँ से पैटर्न नोटिस करें तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 3 डेट इज 6 एंड 6 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से हम k1 पे चलते हैं, तो k1 को क्या लिख सकते हैं e टू द पावर t माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी आ रहा था सबका, यानी कि x माइनस टी का पावर 0/0 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। समथिंग टू द पावर 0 इज 1 एंड दिस जो अभी हमने डिस्कस किया पहले क्वेश्चन में। और जो नेक्स्ट जो आया था आपका k2 दैट वाज दिस, इसको क्या लिख सकते हैं पावर 1/1 फैक्टोरियल। ये जो भी आया 2 इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 फैक्टोरियल इज 1 सॉरी 2। तो यहाँ से क्या मिला 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, 4 पे 3 है। तो यहाँ से अगर हम nth स्टेप बनाए, यानी कि nth से तो हमारा काम नहीं है, n+1th से है तो n+1th बनाते हैं, यानी कि kn+1 xt अगर हम बनाए तो क्या मिला हमें e टू द पावर t माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी का होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है। हमें इटरेटिव कर्नल तो इस तरीके से मिल चुका है। चलिए रिजॉल्वेंट कर्नल की तरफ। तो रिजॉल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा आर एक्स टी लैम्डा, यानी कि समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा टू द पावर n इंटू दिस क्या है यहाँ पे e टू द पावर t माइनस एक्स एक्स माइनस टी का होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। हमें पता है कि समेशन किस पे ऑपरेट हो रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे t माइनस एक्स किसका काम करेगा कांस्टेंट का, तो बाहर रख लो। जहां पे n ऑपरेट हो रहा है उसे n के साथ रखिए। तो यहां से हमें क्या मिला e टू द पावर t माइनस एक्स हमने बाहर रखा, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी का होल पावर बच्चों n अपॉन n फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया गया और मैंने बताया भी किस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। दिस इज नथिंग बट e टू द पावर लैम्डा एक्स माइनस टी। हमें पता है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके पावर्स आपस में एड ऑन हो जाएंगे। तो यहां से हमें मिला e टू द पावर t माइनस एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब x को एक साथ रखते हैं, लैम्डा को एक साथ रखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें मिला r, अगर बोलूं मैं तो r मिल रहा है e का पावर। x को एक साथ रखते हैं तो x को एक साथ रखेंगे तो -1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे अगर मैं t को कॉमन लेती हूँ तो t क्या मिला 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ माइनस टी को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस टी अगर कॉमन ले तो क्या मिलेगा -1 प्लस लैम्डा। तो बेसिकली वी हैव e टू द पावर लैम्डा -1 इंटू एक्स माइनस टी। ठीक है, दिस इज योर रिजॉल्वेंट कर्नल। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द रिजॉल्वेंट कर्नल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि इसका कोफिशिएंट यानी 1 है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें पता है दिस इज नथिंग बट 1। तो चलिए रखते हैं। तो आर एक्स टी 1 क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि पूरा ही 0, और 0 इंटू दिस इज 0 यानी कि e टू द पावर 0 यानी कि 1। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। हियर वी कैन सी ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आज की क्लास में अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि क्या हमने सीखा, तो हमने सीखा है लिबनीज रूल का एप्लीकेशन, साथ ही साथ कैसे हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यकीनन ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में डील कर लोगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से किया है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज सिली मिस्टेक होने की चांसेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होती है, बट इतना भी लेंदी नहीं होता है कि आप डीमोटिवेट होके काम करना ही छोड़ दो। ये लेंदी है बट बहुत आसान है, तो अच्छी बात है भाई। आसान चीजें कौन नहीं करना चाहता, और जब पता हो कि इस आसान चीज को करने से हमें पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, तो हम तो ह्यूमन है, हमारा तो वही है नेचर कि जिससे हमें फायदा है डेफिनेटली उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे
पूरे पूरे मार्क्स मिलने के पूरे ही चांसेस होते हैं। शर्त ये है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, साथ ही साथ सिली मिस्टेक्स ना करो। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब कि हमने इस सारी क्वेश्चन को डील कर लिया है 2 तरीके की। अब इसके और कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बच्चों और भी इसके टाइप्स हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाकी चीजें निकाली जाती है, कैसे मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास के लिए बस 2 टॉपिक ही इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, कि लिबनिट्ज रूल का एप्लीकेशन, साथ ही साथ आपका रिजॉल्वेंट कर्नल का एप्लीकेशन। तो चलिए मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड विश यू द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।